प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मैं डॉक्टर उमेश कुमार वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज सामाजिक विज्ञान विषय के उपविषय अर्थशास्त्र के 5वें अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे, उपभोक्ता अधिकार जिसका नाम है। बच्चों, आज के शिक्षण बिंदु हैं बाजार में उपभोक्ताओं की सहभागिता एवं उनकी स्थिति क्या है, उपभोक्ता आंदोलन क्या है और क्यों हुआ, उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या था, उसका भी ज्ञान हम प्राप्त करेंगे। उपभोक्ता अधिकार कौन कौन से हैं, उनको भी हम समझेंगे। उपभोक्ता न्यायालय अथवा उपभोक्ता संरक्षण परिषद के विषय में भी हम जानेंगे। आज के हमारे शिक्षण उद्देश्य हैं बाजार में उपभोक्ताओं के होने वाले शोषण के कारणों एवं उनके तरीकों का विश्लेषण हम करेंगे। उपभोक्ता आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसके स्वरूप क्या था, उसको भी हम समझेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की उपयोगिता क्या है, उसके प्रभाव क्या पड़े, उसका भी अध्ययन हम करेंगे। उपभोक्ताओं को प्राप्त अधिकारों के विषय में हम अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता न्यायालयों अथवा उपभोक्ता परिषदों की कार्यप्रणाली के विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। बाजार प्रणाली में सुधार कैसे किया जाए और उसे उपभोक्ता अनुकूल कैसे बनाया जाए, इसका भी अध्ययन हम करेंगे। बच्चों, उपभोक्ता क्या होता है, आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा। उपभोक्ता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने किसी भी वस्तु, पदार्थ अथवा सेवा को प्राप्त करने के लिए अंशतः या पूर्णतः धन दिया हो या देने का वचन दिया हो, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। एक और परिभाषा है कि उपभोक्ता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से भी है जो किसी सेवा अथवा वस्तु को किराए पर ले अथवा लेना चाहता हो। एक और प्रश्न है कि क्या वाणिज्यिक प्रयोजनों के हेतु सेवाओं को प्राप्त करना या वस्तुओं को लेना उपभोक्ता कहलाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वस्तुओं एवं सेवाओं का स्वप्रयोजन ही निजी प्रयोग हमें उपभोक्ता बनाता है। एक और परिभाषा है कि वस्तु का अंतिम रूप से उपभोग करने वाला वो उपभोक्ता कहलाता है। कंपनी से, फैक्ट्री से उत्पाद बनकर चलता है और वो दुकानदारों के हाथों से आते आते जब हमारे आपके हाथ में आता है और उसका हम प्रयोग करते हैं तो उपभोक्ता हम कहलाते हैं, क्योंकि उसका अंतिम प्रयोग हम ही करते हैं। बाजार में उपभोक्ता की सहभागिता एवं उसकी स्थिति क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे वस्तुओं अथवा सेवाओं को क्रय करते हैं। उपभोक्ता विहीन बाजार का अर्थ बच्चों ठीक वैसे ही होता है जैसे कह दिया जाए कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों के बिना शिक्षक और विद्यालय, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थात बाजार में उपभोक्ता का रहना अत्यंत अनिवार्य है। बच्चों, क्रय शक्ति क्या होती है? क्रय शक्ति, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति उनकी आर्थिक संपन्नता पर निर्भर करती है। अर्थात जब उपभोक्ताओं के पास धन पर्याप्त मात्रा में होगा तो उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी, अन्यथा उनकी क्रय शक्ति कम हो जाएगी। जैसे हमारे आपके पास जब पैसा होता है तभी तो हम बाजार जाते हैं, जब पैसा नहीं होता तो हम बाजार नहीं जाते। तो इसका तात्पर्य है कि हमारी जब क्रय शक्ति, हमारी क्रय क्षमता जब बढ़ेगी तो ही हम बाजार जाएंगे और धन खर्च करके सामान को लेकर आएंगे। उपभोक्ताओं की बाजार में सहभागिता और उनकी क्रय शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात जब लोगों की क्रय शक्ति अधिक होगी तो सहभागिता बाजार में स्वतः बढ़ जाएगी, जब क्रय शक्ति कम होगी तो हमारी सहभागिता बाजार में कम हो जाएगी। उदाहरण, जब कृषि उपजें भरपूर मात्रा में नहीं आती हैं, सूखा पड़ जाता है या कोई आपदा और आ जाए या कोई महामारी आ जाए पूरे देश में, तो आप देखेंगे कि संपूर्ण देश में मंदी का दौर आ जाता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता। तो ऐसे में क्या होता है कि जो मंदी का दौर है वो हमारी क्रय शक्ति को कम कर देता है। ये 3 चित्र हैं बच्चों। पहला है एक किसान एक स्वचालित यंत्र से अपने खेत में काम कर रहा है
अर्थात यहाँ से उपज ला करके कच्चा माल बाजार में देता है। दूसरा देखिए, एक किराने की दुकान है जिसमें एक बच्ची है अपनी माँ के साथ और पीछे एक भैया खड़े हुए हैं। एक सब्जी की दुकान है, उसमें एक भाई साहब खड़े हुए हैं और एक बच्चा सामान बेच रहा है। दोनों ही चित्र में आप देखिए बच्चों कि उपभोक्ता कम नजर आ रहे होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रय शक्ति कम है। यह प्रदर्शित करता है कि इनकी क्रय शक्ति कम है, मंदी का दौर है, इसलिए बच्चों जो है बाजार में लोगों की सहभागिता कम है। आगे देखते हैं, उपभोक्ताओं का शोषण एवं उनकी स्थिति। बच्चों, उपभोक्ताओं का शोषण बहुत ज्यादा होता है। किन किन स्तर पर होता है हम देखते हैं। बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण कई प्रकार से होता है। जैसे जब उत्पादक ऋणी होता है, मतलब पैदा करने वाला उत्पादन को जो करता है वो जब ऋणी हो जाता है तो व्यापारी लोग उसे अपना उत्पाद निम्न मूल्य पर बेचने हेतु तो मजबूर करते हैं और उसकी वस्तु की अदला बदली करते हैं, या अगर खरीदते हैं तो कम धन पर खरीदते हैं। उदाहरण, किसानों के पास फसल बोने के समय क्या होता है कि पैसे का लगभग अभाव होता है। उस समय वो मजबूर होते हैं और अपनी मजबूरी में वो सामान की या तो अदला बदली करते हैं या कम मूल्य पर व्यापारियों को बेचने के लिए बाध्य होते हैं और व्यापारी उनकी जो है मजबूरी का फायदा उठाते हैं। एक चित्र है जो बच्चों हम आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए, एक दुकानदार जो बहुत खुश है और मोटा भी है और कुछ सामान दे रहा है, लेकिन जो सामान लेने वाले उपभोक्ता हैं वो बड़े दीनहीन किसान हैं, गरीब हैं। वो अपनी बहुत सी संपत्ति, धन, खाद्यान्न लेकर आ रहे हैं और बदले में अपने नित्य प्रयोग की वस्तुओं को लेकर जा रहे हैं। ये इन उपभोक्ताओं के साथ धोखा कर रहा है ये व्यक्ति, अर्थात उनकी महंगी वस्तुओं को लेकर बदले में कम मूल्य की वस्तुएं दे रहा है। असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को निम्न वेतन पर एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अमानवीय दशाओं में कार्य करने को विवश किया जाता है, जो अन्यायपूर्ण है। बच्चों, असंगठित क्षेत्र क्या है? आपके मन में प्रश्न होगा। यह वह क्षेत्र होता है जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता। इसके अंतर्गत सभी छोटे छोटे घरेलू, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग आते हैं, जिनमें कोई भी व्यक्ति जाकर के काम करना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ इनका शोषण बहुत होता है। इन्हें जो मूल्य है, श्रम, वो बहुत कम दिया जाता है। बच्चों, ये जो होते हैं ये लोग कानूनों का अनुपालन भी नहीं करते। ये लोग कानूनों का अनुपालन भी नहीं करते। नियम कानून जो इनके लिए बनाए जाते हैं सरकार द्वारा, उनका ये पालन नहीं करते। और खास करके इन व्यवसायों में कौन कौन आते हैं? कुशल श्रमिक आते हैं, भूमिहीन किसान आते हैं और जो बाल मजदूर हैं वो आते हैं। आगे देखते हैं, उपभोक्ताओं का बाजार में शोषण निम्न प्रकार से होता है। कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लगते हैं, जैसे निर्धारित मात्रा से कम तौल कर देना। 1 किलो सामान लेने गए हैं लेकिन आपको 900 ग्राम दिया जा रहा है, तो आपके साथ धोखा हो रहा है। वस्तु पर छपे हुए मूल्य से अधिक में वस्तु को बेच देते हैं। 100 रुपए मूल्य अंकित है और उतने पर ही बेचना चाहिए, लेकिन वो आपको 102 रुपए का दे रहे हैं, तो ये आपके साथ धोखा है, उपभोक्ता अधिकारों का हनन है। वस्तु या सेवाओं में उन शुल्कों को भी जोड़ देते हैं जिन्हें देना उपभोक्ता की ना तो नैतिक जिम्मेदारी है और ना ही कानूनी जिम्मेदारी है, तो यह भी उपभोक्ताओं का हनन है। उपभोक्ताओं को मिलावटी, दोषपूर्ण अथवा क्षतिग्रस्त उत्पाद दे देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। वस्तुओं को उनकी समाप्ति तिथि के बाद भी बेच देते हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि प्रत्येक वस्तु पर कहीं पर लिखा होता है उसकी समाप्त तिथि, अर्थात उसके बाद वह वस्तु या तो खराब हो जाती है या खराब होने के नजदीक होती है, तो तब उसको बेचना नहीं चाहिए दुकानदार को, लेकिन वो क्या करता है? दे देता है। तो यह भी उपभोक्ता अधिकारों का हनन है। उपभोक्ताओं को बिक्री किए गए उत्पादों की उचित रसीद नहीं देती। बच्चों, आप बताइए, दिन भर में कितना सामान हम लोग लाते हैं? कितने चीज की हम लोग रसीद मिल लेते हैं? नहीं लेते ना। तो यह हमारे उपभोक्ता अधिकारों का हनन है। कंपनियों के द्वारा उपभोक्ताओं के लिए समय समय पर दी जाने वाली उपहार योजनाएं, रियायतें और अतिरिक्त सामग्री, आप देखते होंगे त्योहारों के समय कंपनियां क्या करती हैं कि उपभोक्ताओं की बाजार में सहभागिता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं दे देती हैं कि एक के साथ एक फ्री, या कुछ ऐसी वस्तुएं जो हमें मुफ्त में मिल जाती हैं या जिनका मूल्य कम कर दिया जाता है।
लेकिन जो दुकानदार होते हैं वो उन चीज़ों को हमें नहीं बताते। यह हमारे उपभोक्ता अधिकारों का हनन है। खराब वस्तु देकर वापस लेने से इनकार कर देना। आप देखते होंगे कभी कभी कोई वस्तु आपको खराब दे दी गई, लेकिन जब आप उसे वापस करने जाते हैं तो दुकानदार उसको लेने से इनकार कर देता है। वस्तु पर लगे सभी करों के बावजूद वस्तु की रसीद देने के नाम पर अतिरिक्त कर लगा देना। बच्चों, आप देखते हैं कि किसी भी वस्तु पर अधिकतम खुदरा मूल्य पड़ा होता है, उससे अधिक में दुकानदार वस्तु को नहीं बेच सकता। लेकिन जब आप उसकी रसीद पक्की मांगते हैं तो दुकानदार आपसे कहता है कि इसमें इतने प्रतिशत हम अलग से कर लेंगे, जो कि अवैधानिक है। हमें अधिकतम खुदरे मूल्य से 1 रुपया भी अधिक नहीं देना चाहिए। यह हमारे उपभोक्ता अधिकारों का हनन है। ये 4 चित्र हैं बच्चों। प्रथम चित्र में एक व्यक्ति एक स्वचालित वाहन में पेट्रोल अथवा डीजल भर रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंपों पर ये जो डीजल और पेट्रोल भरने वाले लोग हैं ये चोरी करते हैं। तो हमें इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए कि कहीं हमारे साथ घटतोड़ी तो नहीं हो रही है। दूसरे चित्र में देखिए, एक महोदय खड़े हुए हैं और एक खाली डिब्बा है। इन्होंने कोई सामान मंगाया, परंतु जब इनके घर पर वो डिब्बा आया तो वो रिक्त था। तो ये इनके साथ उपभोक्ता अधिकारों का हनन हुआ। तीसरे में देखिए, एक तराजू का पलड़ा बना हुआ है, उसमें एक नीचे है और एक ऊपर है। इसका तात्पर्य है कि नाप सही नहीं हो रही है, तो यह भी उपभोक्ता अधिकारों का हनन है। एक चौथा चित्र है जिसमें एक उत्पादन का हुआ एक चिप्स का पैकेट बना हुआ है, जिसमें 30% हिस्सा आप देख रहे होंगे उसमें केवल उत्पाद है और 70% में हवा भरी हुई है। तो हम हवा का पैसा तो नहीं देते। इसका तात्पर्य हमारे उपभोक्ता अधिकारों का हनन यहां भी हो रहा है। आगे चलते हैं। उपभोक्ता आंदोलन। अब उपभोक्ता आंदोलन क्या था? जब ये इतने विभिन्न प्रकार के हम शोषणों से गुजर रहे थे, हम परेशान थे, तो निश्चित रूप से आंदोलन होगा। वही हुआ। इस आंदोलन का प्रारंभ 1960 से 1970 के दशक में बच्चों प्रारंभ हुआ, जब उपभोक्ता खाद्य सामग्री की कमी से, जमाखोरी से, काला बाजारी से, खाद्य पदार्थों और खाद्य तेलों में मिलावट जैसी शोषणों से जूझ रहा था। तब इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अब आपके मन में होगा कि जमाखोरी क्या होती है? व्यापारियों द्वारा बाजार में पर्याप्त खाद्य सामग्री मौजूद होने के बाद भी अधिक धन कमाने के लालच में वो क्या करते हैं? वस्तुओं का भंडारण प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कि खाद्य संकट उत्पन्न होने की संभावना होती है। अच्छा, अब कालाबाजारी क्या होती है? जमाखोरी और कालाबाजारी बच्चों दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब जमाखोरी प्रारंभ होती है तभी कालाबाजारी शुरू होती है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि जमाखोरी का जो अगला कदम है वो कालाबाजारी होती है। जैसे कालाबाजारी में जो जमाखोरी के द्वारा हमने जो खाद्यान्न इकट्ठा किया था, वस्तुएं इकट्ठी की थी, अब संकट उत्पन्न हो गया बाजार में, तो अब उस जो इकट्ठा किया था उसे हमने महंगे दामों पर बेचना प्रारंभ कर दिया, और यही कालाबाजारी कहलाता है। बच्चों, उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उनमें फैले हुए असंतोष के कारण हुआ। अभी हमने बताया, क्योंकि उस समय उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने हेतु कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी। इस आंदोलन का प्रारंभ भारत में एक सामाजिक बल के रूप में हुआ। उपभोक्ताओं को अनैतिक एवं अनुचित व्यावसायिक कार्यों से उनके हितों की रक्षा करने के लिए इस आंदोलन का प्रारंभ किया गया। बच्चों, 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकारों के लिए लेखन कार्य एवं उनकी प्रदर्शनियों का आयोजन जैसे कार्य करने लगे थे। इन संस्थाओं ने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन की दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए एक दल बनाया। आगे देखते हैं, ये दो चित्र हैं। एक में रोड पर देखिए जाम की स्थिति है और दूसरे में कुछ उपभोक्ता अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। आगे चलते हैं। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप यह आंदोलन बृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध अनुचित व्यावसायिक शैली को सुधारने के लिए उन कंपनियों एवं सरकार दोनों पर अपना दबाव बनाने में सफल हो सके। कैसे? भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा हेतु एक बड़ा निर्णय लिया और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। यह अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को अस्तित्व में आया। इसीलिए 24 दिसंबर को हम प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन
अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम 15 मार्च को मनाते हैं। बच्चों, यह एक चित्र है, इसमें एक तरफ विश्व का मानचित्र बना हुआ है और लिखा है उपभोक्ता इंटरनेशनल। इस जो अधिनियम बना, उपभोक्ता अधिनियम 1986, उसका उद्देश्य क्या था वो समझिए। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों के श्रेष्ठतर संरक्षण के लिए एवं उस प्रयोजन हेतु उपभोक्ता परिषदों की तथा उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु अन्य प्राधिकरणों की स्थापना करने के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करना था। बच्चों, उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या था? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों में यह उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके से अपनाने हेतु राष्ट्रों के लिए और ऐसी करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूर करने हेतु उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूह के लिए एक हथियार की तरह इसे प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। आज विश्व में उपभोक्ता इंटरनेशनल 115 से भी अधिक देशों के 220 संस्थाओं का एक संरक्षण संस्था बना हुआ है। बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का प्रभाव क्या पड़ा, अब उसे हम जानते हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून बनने के बाद सभी उपभोक्ताओं को सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं को प्राप्त करने में होने वाले खतरों से पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हुई। वस्तुओं एवं सेवाओं को प्राप्त करने के तरीके चाहे कुछ भी हो, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, टेली शॉपिंग माध्यम हो या बहुस्तरीय मार्केटिंग अथवा सीधे की हुई खरीदारी हो, सभी पर हमें सुरक्षा प्राप्त है। इस कानून ने उपभोक्ताओं को बहुत से अधिकार प्रदान किए, जैसे ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यवसाय के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त हुई जो जीवन एवं संपत्ति के लिए खतरनाक थी। वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता, उनकी मात्रा, उनकी शुद्धता, मानकीकृत होना एवं मूल्य की जानकारी प्राप्त करने का भी हमें अधिकार दिया गया। प्रतिस्पर्धा मूल्य मतलब न्यूनतम मूल्य पर वस्तु एवं सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन प्राप्त करना भी हमारा अधिकार रहा। अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति में प्रतिपूर्ति की मांग करना भी हमारा अधिकार बना। यदि कोई वस्तु या सेवा आपको विभिन्न फायदे गिनाकर प्रदान की जाए और वह सेवा आपके लिए नुकसानदायक साबित हो तो हम उसकी जगह मुआवजा भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा अधिकार हमें दिया गया। उपभोक्ता शिक्षा अधिकार प्राप्त करना भी हमारा अधिकार बन गया है कि हम उपभोक्ता शिक्षा भी प्राप्त करें। सुनवाई या अपील का अधिकार भी हमें प्राप्त हुआ, मतलब अगर हमारे साथ उपभोक्ताओं का हनन होता है तो हमें अधिकार दिया गया कि अपनी सुनवाई के लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं। बच्चों, उपभोक्ता अधिकार क्या होता है, आपके मन में प्रश्न होगा। उपभोक्ता अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो हमें एक उपभोक्ता होने के नाते स्वतः मिल जाते हैं। वस्तुतः उपभोक्ता अधिकार मानवाधिकारों का ही एक हिस्सा है, तो इसलिए हमें वो स्वतः मिल जाते हैं। इनमें प्रमुख हैं, पहला सुरक्षा का अधिकार, दूसरा सूचना पाने का अधिकार, अगला वस्तु एवं सेवाओं का चुनाव करने का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार और प्रतिनिधित्व का अधिकार। बच्चों, विस्तृत जानते हैं सुरक्षा का अधिकार क्या होता है। जब हम उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें उन वस्तुओं के बाजारीकरण एवं सेवाओं की प्राप्ति के विरुद्ध सुरक्षित रहने का अधिकार प्राप्त होता है कि उन सेवाओं को लेने से कहीं हमारे जीवन को खतरा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में हमें आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है पहले से, तो वही अधिकार हमें यहां मिलता है, क्योंकि ये जीवन एवं संपत्ति के लिए घातक हो सकती हैं ऐसी वस्तुएं। जैसे कहा जाता है ना कि जब भी कोई विद्युत की चीज हम लाते हैं तो हमसे कहा जाता है सावधानी, इससे दूर रहें। ठीक। दूसरा, उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें। ऐसी बहुत सी वस्तुएं एवं सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से उनके साथ खास सावधानी भी हम बरतते हैं। एक कहानी है रेजी का कष्ट। बच्चों, ये रेजी मैथ्यू कक्षा 9 का एक स्वस्थ लड़का था, लेकिन इसके टांसिल में समस्या थी गले में। यह अपना इलाज कराने एक चिकित्सक के पास गया। चिकित्सक ने एक बेहोशी का ऐसा इंजेक्शन दिया कि इस बच्चे को मानसिक विकलांगता ने ग्रसित कर लिया।
चिकित्सक ने अपनी जिम्मेदारी नहीं स्वीकार की। रेंजी के पिता ने उपभोक्ता अदालत में वाद दायर किया, जहां उसकी विजय हुई और 25,000 हर्जाना देने की बात कही गई, लेकिन चिकित्सक ने आगे अपील कर दी। अंततः चिकित्सक को जुर्माना भी देना पड़ा और उसको दंडित भी किया गया और बच्चे को उसकी जो भरपाई थी धनराशि की वो की गई। सूचना प्राप्त करने का अधिकार। बच्चों, सूचना प्राप्त करने के अधिकार से तात्पर्य है वस्तुओं एवं सेवाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करना। उदाहरण, जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उस वस्तु पर उसमें डाले गए अवयवों, मूल्यों, बैच संख्या, निर्माण की तिथि, वस्तु खराब होने की अंतिम तिथि, वस्तु निर्माता का पता आदि आप जान सकते हैं, आपको अधिकार है। जब आप वस्तु खरीदते हैं तो उनकी धुलाई संबंधी निर्देश भी आप प्राप्त कर सकते हैं कि इसको हम शुष्क धुलाई करें या घर पर धुलाई करें या मशीन से धुलाई करें आदि आदि। आगे, वास्तव में उपभोक्ता वस्तु या सेवा को क्रय करते समय अंकित अधिकतम मूल्य से कम मूल्य पर वस्तु को प्राप्त करने हेतु मोलभाव भी कर सकता है। हम अपना मोलभाव भी कर सकते हैं, यह हमारा अधिकार है। अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जिसे हम सूचना का अधिकार कानून कहते हैं। अर्थात यह कानून बनने के बाद देश के समस्त नागरिक किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा निजी संस्थान से विधिक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, ये एक चित्र है जिसमें अमृता नाम की एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली लड़की है, जिसने एक इंटरव्यू दिया था, परीक्षा दी थी। उसमें उसने सभी प्रमाण पत्र वगैरह जमा कर दिए थे, लेकिन उसका कोई भी जो परिणाम आना था वो नहीं आया था। इसने वाद दायर किया। आपको बता दें कि वाद दायर करने के बाद उपभोक्ता अदालत ने इसे न केवल देरी का कारण भी बताया, बल्कि इसको जो है इसका चयन होने का पत्र भी प्रदान किया संबंधित विभाग ने, क्योंकि इसका साक्षात्कार अच्छा हुआ था। बच्चों, चयन करने का अधिकार मतलब चुनाव का अधिकार। किसी भी उपभोक्ता को जो किसी भी सेवा को प्राप्त करना चाहता है, उसे सेवा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, चाहे वह किसी भी आयु का हो अथवा किसी भी लिंग का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उदाहरण, जब आप गैस का नवीन संयोजन लेने जाते हैं, एक गैस सिलेंडर खरीदना है तो आप नवीन संयोजन लेने जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि गैस मालिक जो गैस की दुकान वाला है वो आपको साथ में चूल्हा भी देता है, कहता है ये चूल्हा भी हम आपको देंगे। आप उसे नहीं लेना चाहते तो आप बिल्कुल सही करते हैं, आप अगर नहीं लेना चाहते तो आपको वो जबरन नहीं दे सकता, क्योंकि ये हमारे उपभोक्ताओं कानूनों का अधिकारों का हनन है, क्योंकि हम जो चाहेंगे हम वही लेंगे, इसी में ये अधिकार आता है। एक कहानी है पैसे लौटाए गए। बच्चों, एक छात्रा है अंसारी नगर की अबिरामी नामक। इसने दिल्ली में एक प्राइवेट संस्थान में दाखिला लिया और उसमें पढ़ाई की, लेकिन उसको लगा कि पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, तो 1 वर्ष के उपरांत उसने कहा कि हमारा शेष धनराशि वापस कर दो। लेकिन जो कोचिंग संस्थान का मालिक था उसने वो धनराशि वापस करने से मना कर दिया। इस छात्रा ने जो हमारी उपभोक्ता अदालत है उसमें अपील की और यह अंततः उसमें सफलता पाई। इसको 71,000 रुपया मैं हर्जा खर्चा के प्रदान किया गया। बच्चों, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। उपभोक्ताओं को सौदेबाजी एवं शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकार भी प्राप्त है। जैसे यदि उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचती है तो क्षतिपूर्ति की मात्रा हुए नुकसान की मात्रा के बराबर होगी। यदि उपभोक्ता की क्षतिपूर्ति नहीं होती तो वह उपभोक्ता परिषद के समक्ष स्वयं अथवा अपने वकील के माध्यम से अपनी बात रख सकता है। बच्चों, प्रतिनिधित्व का अधिकार। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों की सुनवाई हेतु जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरों पर त्रिस्तरीय संस्था का गठन किया गया है। पहला, जिला स्तरीय न्यायालय, इसे जिला केंद्र भी कहते हैं। यहाँ पर आप 20 लाख रुपए तक के अपने वाद रख सकते हैं। राज्य स्तरीय न्यायालय, इसे राज्य आयोग भी कहते हैं और यहाँ पर 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक के वाद आप रख सकते हैं, ये उनकी सुनवाई करते हैं। राष्ट्रीय स्तर का न्यायालय, इसे राष्ट्रीय आयोग भी कहते हैं। 1 करोड़ से ऊपर के जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई ये करते हैं। यदि कोई मुकदमा राज्य जाने से पहले जिला स्तरीय न्यायालय से खारिज हो जाता है तो उसे हम राज्य स्तर पर ले जा सकते हैं। बच्चों, यदि राज्य स्तर पर मुकदमा खारिज होता है तो कहाँ जाएगा? राष्ट्रीय स्तर पर, जो कि नई दिल्ली में है, और वहां उसकी सुनवाई होगी।
इस प्रकार इस अधिनियम ने उपभोक्ताओं को उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बना दिया। जागरूक उपभोक्ता के लिए आवश्यक जानकारी क्या होनी चाहिए? सभी वस्तुएं एवं सेवाएं क्रय करते समय हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना होगा, तभी हम श्रेष्ठ चुनाव कर पाएंगे। बच्चों, एक ये चित्र है, एक जागरूक उपभोक्ता बनने हेतु निपुणता एवं ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है। पहला, ISI और एग मार्क। आप देखते होंगे वस्तुओं के ऊपर लिखा होता है, ऐसे करके एक डंडा बना होता है, फिर अंग्रेजी के S के समान फिर I, उसे कहते हैं ISI चिन्ह, वो उसकी वैधानिकता सिद्ध करता है। दूसरा, एग मार्क। एग मार्क खाद्यान्न जो पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ, उन पर लगता है। ऐसे ही जो सोना होता है उस पर हॉल मार्क लगता है। ये जो चीजें हैं ये हमें इस बात की ओर, पीछे देखिए, देखते हैं पिछली स्लाइड में, इससे ये चीजें हमें इस बात का परिचायक बनाती हैं कि विभिन्न वस्तुएं खरीदते समय उनके आवरण पर लिखे हुए अक्षर जो हैं, ISI, एग मार्क, हॉल मार्क, शब्द चिन्ह, लोगो, हमें अवश्य देखने चाहिए। ये एक जागरूक उपभोक्ता की निशानी है। आगे देखते हैं, उपभोक्ता आंदोलन को आगे ले जाने के संबंध में आज देश में आज 20 से लेकर 25 संस्थान कार्य कर रहे हैं, जबकि 700 संस्थान थे, लेकिन कार्य केवल 20 से 25 संस्थान कर रहे हैं जो संगठित हैं और मान्यता प्राप्त हैं। फिर भी उपभोक्ता निवारण की प्रक्रिया जटिल, खर्चीली एवं समय साध्य है। बिना वकीलों की सहायता के न्याय पाना अभी भी संभव नहीं है बच्चों। अदालती कार्यवाही अत्यधिक समय साध्य है बच्चों, ये इसकी कमियां हैं। वस्तुओं की खरीद के समय ज्यादातर रसीद नहीं प्राप्त होती, जिसके बिना हम जब न्यायालय में जाते हैं तो अपने साक्ष्य नहीं रख पाते। इस अधिनियम के 35 वर्षों के बाद भी उपभोक्ताओं में जागरूकता अभी ना के बराबर है। असंगठित क्षेत्र अभी भी इस कानून के लाभ से बहुत दूर है, अतः उपभोक्ता को अत्यधिक जागरूक होना पड़ेगा। गृह कार्य बच्चों, आज का गृह कार्य है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्यों बनाया गया और उपभोक्ता किसे कहते हैं, एक जागरूक उपभोक्ता के क्या क्या गुण होते हैं, उपभोक्ता आंदोलन क्यों चलाया गया, कोई दुकानदार आपको खराब सामान दे देता है तो आप क्या करेंगे, ये आज का गृह कार्य है। तो बच्चों, आपने देखा आज हमने क्या क्या सीखा। उपभोक्ता अधिकार अध्ययन, इसका जो अध्ययन किया हमने, शुरुआत हमने की कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता आंदोलन क्या था, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी, और उपभोक्ताओं के अधिकार कौन कौन से हैं और उन अधिकारों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात उपभोक्ता न्यायालयों में जाकर। उपभोक्ता न्यायालय कौन कौन से होते हैं, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। और अब इसके बाद आप देखेंगे कि एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए क्या क्या करना है। तो बच्चों, आज हमें विश्वास है कि आपने इस अध्याय से बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।